आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं चंद्रशेखर सिंह। पिछली कक्षा में हम लोगों ने उदारवादियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करी थी और लगभग 20 वर्ष 1885 से 1905 तक के कार्यकाल को यह समझा था कि क्या उनकी उपलब्धियां रहीं और क्या आलोचनाएं रहीं। और उपलब्धियां जाहिर सी बात है थोड़ी कम दिखी तो मन होगा कि प्रथम चरण के उदारवादियों का योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कम है। अगर हम ऐसा आकलन करेंगे तो उनके प्रति हमारा न्यायपूर्ण एक तरह से न्यायपूर्ण समीक्षा नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने हमने देखा कि उन्होंने राष्ट्रीयता का बीज बड़े गहरे से बोया। उसका प्रतिफल तुरंत तो नहीं दिखा, तुरंत दिखता भी नहीं है। जैसे फसलें हैं, हम खूब उसमें खाद डालें, पानी डालें, लेकिन उस समय आने पर फल देती हैं। ठीक उसी तरह से हमारे उदारवादियों की जो कार्यप्रणाली है और उस समय की स्थिति में जो वो कर सकते थे वो बेहतर ढंग से उन्होंने किया और आगे राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने मार्ग तय किया उस मार्ग पर बढ़ कर के लोग आगे बढ़े, सचेत हुए, जागरूक हुए, एक कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि प्रथम चरण से दूसरा चरण निश्चित रूप से थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, लेकिन अगर दूसरा चरण कहे कि हम बिना प्रथम चरण की नींव पर ही दूसरे चरण में आ गए तो ऐसा उचित तो है नहीं। जैसे आप इसको ले लें, मकान हम लोग बनाते हैं, अगर हम नींव के ईंट या नींव के पत्थरों से कहें कि तुम्हारा कोई योगदान नहीं, तुम तो दिखते ही नहीं हो, मिट्टी में घुसे बैठे हो, तो क्या यह संभव है कि अगर वो नींव के ईंट मजबूत न हो तो हम आगे का मकान बना सकते हैं, महल बना सकते हैं? नहीं। ठीक इसी तरह से उदारवादियों की उपलब्धियां बेशक कम रही हों, लेकिन राष्ट्रीयता के बीच इस कदर उन्होंने गहराई से बोया, उस पर आगे चल के हम लोगों ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया और उस पर एक तरह से अट्टालिका खड़ा कर दिया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये देखा था, उस दिन हमने चर्चा की थी कि 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में होता है गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में, आपने देखा है कि दिसंबर 1905 में होगा, जो कि लास्ट में ही हमेशा होता रहा है। उससे पहले सन 1903 दिसंबर 1903 की बात है कि बंगाल प्रांत के विभाजन का प्रस्ताव आया कि बंगाल प्रांत खूब बड़ा था, जैसे आज का पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल जिसे बांग्लादेश कहते हैं, उड़ीसा और बिहार, इवन देन उसका असम का भी कुछ क्षेत्र, तो इतना बड़ा बंगाल प्रांत था और वो राजनीतिक जागरूकता का एक तरह से केंद्र था। वहाँ जो भारत सचिव हमारे हो रहे हैं रिजले, उन्होंने करजन को पत्र लिखा 1904 में। उसमें लिखा कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, ये जागरूकता का केंद्र है और विभाजित बंगाल दिशाहीन हो जाएगा। यह उनके पत्र से जाहिर हुआ, जबकि स्पष्टता वो क्या कह रहे हैं कि ये बड़ा प्रांत है, ठीक से इसका शासन प्रशासन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से प्रशासनिक सुविधा के लिए हम लोग इसको 2 भागों में बांट रहे हैं। जब प्रस्ताव आया और हमारे लोगों ने उसका विरोध शुरू किया, तब उनका जवाब ये था। जबकि जब लोगों ने विरोध खूब किया तो उन्हें इस बात पे सोचना चाहिए था कि जिनके लिए विरोध कर रहे हैं, जिस बात के लिए कर रहे हैं, आमजन उसका विरोध कर रहा है तो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन बहाना क्या? प्रशासनिक विभाजन, जबकि उसमें गूढ़ निहितार्थ था धार्मिक विभाजन। कारण ये कि आपने देखा कि 1885 से आंदोलन जब आपने शुरू किया कांग्रेस के नेतृत्व में, तो धीरे धीरे समाज के सभी वर्ग इकट्ठे भी हो रहे थे, जागरूक भी हो रहे थे। अब उन्हें लगा 1905 पहुँचते पहुँचते कि समाज के जो 2 मुख्य वर्ग हैं, हिंदू और मुस्लिम, उन्हें इकट्ठे नहीं होने देना है बल्कि अलग कर देना है, माने बांटो और राज करो।
शक्ति इकट्ठी न होने पाए, इसे अलग कर दीजिए। तो पहला उनके दिमाग में आया कि ऐसा करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम को बांट दें, और उसी बंटवारे का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे वो जो बीज उन लोगों ने बोया, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश का भी विभाजन हुआ, और विभाजन जनित जो विपदा आई हमारे देश पर, वो तब तो थी ही, आज भी उसका दुष्परिणाम हम लोग झेल रहे हैं। माने उपनिवेशवादी शासन ने न केवल हमें तात्कालिक रूप से नुकसान पहुंचाया, आर्थिक से लेकर सामाजिक तक, औद्योगिक तक, बल्कि उसका दुष्प्रभाव आज भी हम लोग झेल रहे हैं। ऐसे अवसरों के लिए अक्सर कहा जाता है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। माने थोड़े समय के लिए यह घटना हुई जरूर, लेकिन उसका दुष्परिणाम हम आज भी झेल रहे हैं। तो 1905 में तो विभाजन हुआ ही, 1903 दिसंबर 1903 में विभाजन का प्रस्ताव आया, और उसका विरोध होने के बावजूद आप देखेंगे कि 20 जुलाई 1905 को निर्णय होता है कि 16 अक्टूबर से विभाजन प्रभावी हो जाएगा। 20 जुलाई आपको ध्यान रखना है कि 20 जुलाई को प्रस्ताव पास हो जाता है कि 16 अक्टूबर से विभाजन प्रभावी होगा। 20 जुलाई देख रहे हैं आप, फिर जुलाई में तो 10 दिन और बचा है, और फिर 7 अगस्त को विरोध प्रारंभ हो जाता है। कलकत्ता प्राचीन शहर है, यद्यप अंग्रेजों द्वारा ही बसाया हुआ है, लेकिन वहाँ के कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त को हम लोगों ने विरोध प्रारंभ कर दिया। किस बात का? कि जो 20 जुलाई को जो निर्णय हुआ है और 16 अक्टूबर को प्रभावी होने जा रहा है, ये प्रभावी न हो। आपको हम फिर बता रहे हैं, प्रशासनिक असुविधा का हवाला देते हुए धार्मिक विभाजन करके हमें विभाजित करने की हमारी जो जागरूकता है, राष्ट्रीयता है, उसको तोड़ने का कुचक अंग्रेजों ने रचा। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने बिना देर किए 7 अगस्त को विरोध प्रारंभ कर दिया। कहाँ? कलकत्ता के टाउन हॉल में। यह भी प्रश्न बनता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कब और कहाँ? कब का मतलब हुआ 7 अगस्त 1905 को। कहाँ? तो उसका जवाब है कलकत्ता के टाउन हॉल में हम लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध में कहा क्या, ये जानने की जरूरत है। आपने देखा कि हमारे जो उपनिवेशवादी शासक थे, यानी ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, हमारे उद्योगों को नष्ट करके यहाँ से कच्चा माल अपने यहाँ ले जाते थे, और वहाँ से बना बनाया माल मिलों द्वारा, खास करके कपड़ा व्यवसाय का, वो कपड़ा यहाँ ले आते थे, और यहाँ की बाज़ार में लोग, चूँकि जनसंख्या अधिक थी, तो यहाँ खपाते थे। यहाँ वो चाहते थे कि उद्योग न पनपे, यहीं से सामान, कच्चा माल लिया जाए, यहीं बनाया जाए और यहीं के लोगों को बांटा जाए, तो उसका लाभ जो है हमारे ही लोगों को मिलेगा। लेकिन यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन जाए, वहाँ की मिलों में कपड़ा बने, और फिर बने हुए कपड़े को माने यहाँ बेचा जाए, माने बाजार बनाया जाए, यह उनका लाभ था। तो उनके दिमाग में था कि ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। हमारे लोगों ने 1903 में, दिसंबर 1903 में प्रस्ताव पास होता है। 1904 में लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं विभिन्न मंचों से। 1905 में क्या हो रहा है, 4 बीता, 20 जुलाई को निर्णय हो जाता है कि माने विभाजन होगा, और वो विभाजन के प्रभावी होने की डेट 16 अक्टूबर रखी जाती है। हम लोग बिना देर किए 7 अगस्त से और तेजी से, चूँकि अभी तक तो प्रस्ताव ही था, अब वो निर्णय के रूप में बदल गया है। प्रस्ताव और निर्णय में अंतर होता है। प्रस्ताव का मतलब ऐसा है कि सामने रख दिया जाता है, अभी उसमें बदलाव की संभावना है। निर्णय का मतलब हुआ कि अब निर्णय हो चुका है कि विभाजन होगा, और किस तिथि से प्रभावी होगा, तो 16 अक्टूबर से प्रभावी होगा। हमारे लोगों के सामने क्या विकल्प था कि हम लोगों ने 7 अगस्त 1905 से विरोध शुरू कर दिया, और विरोध स्वरूप हमने 2 बात कही
कि हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे और बहिष्कार आंदोलन चलाएंगे। स्वदेशी का मतलब यह है कि जो हमारे पास है हम उसको उभारेंगे, उसका हम पालन करेंगे। विदेशी ज़्यादातर कपड़ा ही आता था, लेकिन जितनी भी चीज़ें विदेशी हैं सबका हम बहिष्कार करेंगे। विदेशी चीज़ें हम पहनेंगे ही नहीं, कपड़ा से लेके तमाम चीज़ें हम विदेशी पहनेंगे नहीं। तो स्वदेशी और बहिष्कार दोनों समानांतर आंदोलन हैं और दोनों अपने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका लेके आए हैं। जैसे आप देखेंगे कि स्वदेशी के तहत हम लोगों ने क्या किया, विद्यार्थियों ने शिक्षा क्षेत्र मैंने अपने विश्वविद्यालय छोड़ दिए, शिक्षा केंद्र छोड़ दिए। हमारे लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करके जगह जगह स्कूल खोले, और जैसे इसमें देखें हम स्वदेशी आंदोलन में ये देख रहे हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में जैसे साहित्य है, साहित्य में बांग्ला साहित्य का इस समय बड़ा स्वर्णिम काल रहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये आमार सोनार बांग्ला लिख करके हमारे आंदोलनकारियों को प्रेरित किया और इन्होंने कई साहित्य लिखे बांग्ला में। रविंद्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्रनाथ बसु, कई इसमें थे। विशेष रूप से रविंद्रनाथ टैगोर की चर्चा बहुत होती है। इन्होंने आमार सोनार बांग्ला लिखा और ये इतना लोकप्रिय हुआ कि बांग्लादेश 1971 में अपना राष्ट्रीय गीत ही इस चीज़ को बना लिया और प्रेरित करने के लिए ही लिखा गया था। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ये खूब आगे बढ़े और इन्होंने क्या किया कि जो कला का पाश्चात्य स्रोत था सोचने का, वो स्वदेशी कर लिया और यहाँ तक कि अजंता और एलोरा की गुफाओं से प्रेरित होना शुरू हुए। तो कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर का बड़ा योगदान है। पहले से ही ये कला के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध हस्ती थे। इन्होंने क्या किया कि सोच को पाश्चात्य से बदल करके भारतीय ले आए और उसमें अजंता एलोरा से लेना शुरू किए। विज्ञान के क्षेत्र में हमने देखा कि जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय रसायन विज्ञान में और जगदीश चंद्र बोस वनस्पति विज्ञान में इन्होंने कार्य किया। इन्होंने ये महसूस किया कि जो हमारे पास है, जो हमें हासिल है, हम अब उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, न कि हम विदेशी सरकार पर निर्भर रहेंगे। जो कुछ भी विदेशी उत्स से हम सीखते समझते थे उसको भी छोड़ करके हमने अपने पर ध्यान दिया, मूल पर ध्यान दिया और एक कार्य किया। विशेष रूप से स्वदेशी आंदोलन का जो प्रभाव रहा वो सांस्कृतिक क्षेत्र में ज़्यादा रहा और सांस्कृतिक क्षेत्र में पहला आता है जैसे साहित्य, फिर कला, फिर विज्ञान। इन क्षेत्रों में हम लोगों ने उस समय जो प्रगति की उसका लाभ हमें कहीं न कहीं आज भी मिल रहा है और साथ ही हमारे उस समय के आंदोलनकारी या विचारकों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी रहा और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कदम रहा। ये स्वदेशी आंदोलन का हुआ। और इतना ही नहीं, आपने देखा हो कि बम्बई सेशन में, अधिवेशन में महिलाओं ने जो प्रथम बार भाग लेना शुरू कर दिया था 5वें में, 6वें में आपने देखा कि कादम्बिनी गांगुली कलकत्ता में प्रथम महिला स्नातक जो न केवल भाग ले रही हैं बल्कि कांग्रेस मंच से घोषणा भी कर रही हैं, भाषण दे रही हैं, उसका हमारी महिलाओं पर बड़ा अच्छा असर पड़ा। और जब 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा है तो उसमें महिलाएं बड़ी तेज़ी से आगे हैं। केवल आगे ही नहीं आई, धरना प्रदर्शन आंदोलन तमाम में उन्होंने भागीदारी करी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि विदेशी चूड़ी, विदेशी कपड़े, विदेशी जो सामान है इसको हम नहीं पहनेंगे, जो हमारे देश में है हम उसको पहनेंगे ओढ़ेंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। और उन्होंने धरना प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम जो आज भी अभी उस क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करना हो तो थोड़ा सा उनमें सकुचाहट रहती, उसके बावजूद उस समय वो धरना प्रदर्शन तक में शामिल हो गई, माने वो जागरूक हुई, राष्ट्रीयता का उनमें विकास हुआ, उनमें इस बात का विकास हुआ कि ये अंग्रेज सरकार हमारा अहित कर रही है, बंगाल विभाजन करके हमको नुकसान पहुंचा रही है। हाँ, बंगाल विभाजन की बात है तो एक शब्द और ध्यान आता है
ये जो 16 अक्टूबर को प्रभावी होना था, 16 अक्टूबर को हम लोगों ने राखी दिवस मनाया। ये प्रश्न बनता है, राखी दिवस मनाया जो इस बात का प्रतीक था कि हमारी एकता में आपकी कोई भी चाल दरार नहीं डाल सकती। ये प्रश्न बनता है कि 16 अक्टूबर को हम लोगों ने राखी दिवस मनाया। तो महिलाओं के संदर्भ में ये कह रहे हैं कि जो सिलसिला राष्ट्रीय आंदोलन के साथ शुरू हुआ था 1905 आते आते, खास करके कांग्रेस का ये बंगाल विभाजन के विरोध में जो सांस्कृतिक स्वदेशी आंदोलन चला, उसमें महिलाओं की अपूर्व भागीदारी रही। दुर्भाग्य से किसानों की भागीदारी कम रही। उसका कारण थोड़ा सा सांप्रदायिक भी था। कारण यह है कि बंगाल में उस समय जो भूस्वामी थे या जमींदार ज़्यादा थे वो हिंदू थे, और खेतीहर जो वर्ग था, खेती करने वाला मुस्लिम था। और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह का प्रयोग, जो कि 1903 में ही ये निर्णय हो गया था कि बांटो और राज करो, आपने देखा है, तो उनका उपयोग करके सांप्रदायिकता को उभारने में भी किया गया। खास करके स्वदेशी आंदोलन में हम लोगों ने एक चीज़ और किया था कि अपने पारंपरिक रीति रिवाजों का उपयोग जागरूकता फैलाने में किया। यद्यपि पूरी ईमानदारी से किया था, लेकिन थोड़ा सा लेखकों का कहना है कि उसका फर्क पड़ा, सांप्रदायिकता थोड़ी सी बढ़ी। अब जब शासक ही सांप्रदायिकता बढ़ाने पर उतारू है और हमारे ही देश के कुछ तत्व जैसे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह वो उसको प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं, तो अगर वो प्रतीक भले ही ईमानदारी से उपयोग किए गए हों पारंपरिक रीति रिवाजों का, लेकिन उनका एक तरह से सांप्रदायिकता में बदल जाना स्वाभाविक है, जो हुआ भी, जिसके कारण उस समय के जो किसान हैं ये उस मात्रा में शामिल नहीं हो पाए। और कहा जाता है कि शहरी उच्च मध्यम वर्ग का ही ये आंदोलन होकर रह गया था, ऐसा इसकी आलोचना में कहा जाता है। जबकि उपलब्धियां तो बहुत है। आपने देखा है कि साहित्य के क्षेत्र में खास करके बांग्ला साहित्य का स्वर्णिम काल रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अमार सोनार बांग्ला लिखा। कला में अवनीन्द्रनाथ टैगोर जी का बड़ा अच्छा योगदान रहा। विज्ञान में जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय ने ये अपना योगदान बढ़ाया। तो सांस्कृतिक और स्वदेशी आंदोलन ने यह कार्य किया। केवल नुकसान कहाँ हुआ, महिलाएं तो भाग लीं, किसानों में उतनी जागरूकता नहीं है, जिसका कारण आपने देखा कि ये है खास करके मुस्लिमों की वजह से हुआ। हो सकता है कि वो भी उस बात को समझते, लेकिन उस समय संचार के साधन इतने ज़्यादा नहीं थे, वहाँ तक बात पहुँच ही ना पाई हो। आज ही नहीं पहुँच पाती है ठीक से, तो उस समय तो एकदम कठिन था, तो शायद ना पहुँच पाती हो। और जब सांप्रदायिकता उभारने के लिए शासक वर्ग ही लगा हुआ है, बात को हम दोबारा कह रहे हैं, तो फिर कैसे संभव हो सकेगा। फिर भी इसकी उपलब्धियां कम नहीं हैं। साथ ही बहिष्कार आंदोलन में क्या हुआ कि हम लोगों ने ये तय किया कि जो विदेशी सामान आ रहे हैं उनका हम सबका बहिष्कार करेंगे, खास करके कपड़े का। हम यहाँ से अपने यहाँ का उत्पादित चरखे का कपड़ा पहनेंगे, कम क्वालिटी का कपड़ा पहनेंगे, थोड़ा महंगा लेके पहनेंगे, लेकिन हम विदेशी कपड़ा नहीं लेंगे। खास करके कपड़े का ही आयात ज़्यादा था। आपने देखा हो कि कपास हमारे यहाँ की लगभग सिंधु सभ्यता काल से ही उत्पादित एक कृषि फसल रही है, और उससे सूती कपड़ा व्यवसाय बहुत प्राचीन काल से आज तक प्रमुख व्यवसाय में रहा है। तो कपड़ा तो सबकी ज़रूरत है, यहाँ कपास होती भी रही है। कपास यहाँ से अंग्रेज ले जाते थे और कपड़ा बना के ले आते थे, तो हमने पहले भी चर्चा करी है। अब उस कपड़े का हम लोग ने बहिष्कार किया। बताया जाता है कि महिलाएं इस मामले में विदेशी चूड़ी, बर्तन, क्या क्या श्रृंगार पटार के जितने सामान हैं सबका बहिष्कार कर दी। विदेशी कपड़े का बहिष्कार हो रहा है। यहाँ तक कि चीनी, विदेशी चीनी से बने हुए प्रसाद को हमारे संत महंत ने स्वीकार करना छोड़ दिया कि नहीं, हम इससे बना हुआ नहीं लेंगे। सामूहिक बहिष्कार आंदोलन का ये प्रभाव पड़ा कि जो वहाँ से आयात था, चाहे कपड़ा रहा हो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में था, या अन्य सामान, वो आयात काफ़ी कम हो गया। तो कुल मिला के राजस्व की हानि हुई ना। कभी कभी क्या होता है, कहते हैं लोग, आंदोलन ऐसे करिए कि सीधे प्रत्यक्ष आंदोलन न हो करके ऐसी चोट पहुँचाए जो भीतर से कमज़ोर कर जाए। जैसे अंग्रेज़ों का उपनिवेशवादी स्वरूप इस मामले में था कि यहाँ से
करों के रूप में या किसी भी रूप में संसाधन अपने यहाँ ले जाना, और जब वही उपभोग ही हम नहीं करेंगे, बाजार में आई हुई वस्तु का कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो सामान जाएगा कहाँ। तो जाहिर सी बात है कि हम अंदर से आर्थिक रूप से गहरी चोट कर रहे हैं। तो बहिष्कार आंदोलन में ये प्रभाव डाला कि खास करके कपड़ा से लेकर के सामान, बर्तन, चीनी, जितनी भी चीज़ें थी सबका उस समय बहिष्कार किया गया, और उसका परिणाम यह हुआ कि आयातित माल की परसेंटेज में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। अब आप कहेंगे कि 1905 का ये जो विभाजन है, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन के बावजूद अपने लक्ष्य को तो नहीं प्राप्त कर सका। हाँ, ये बात सही है कि अपने लक्ष्य को तात्कालिक रूप से नहीं प्राप्त कर सका कि 1905 में हुआ विभाजन, भाई इतना आंदोलन चला तो रद्द होना चाहिए था, रद्द तो नहीं हुआ, ये बात एकदम सही है। लेकिन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय, ये देखिए 1911 में एक अरुंडेल कमेटी बनी, इसी आंदोलन के इसी आंदोलन, इसी प्रयास के फलस्वरूप एक अरुंडेल कमेटी बनती है जिसने यह तय किया कि विभाजन को रद्द होना चाहिए, और उसी का अनुपालन करते हुए 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय विभाजन को रद्द किया गया। ये उपलब्धि आपकी कम नहीं है, चूँकि अरुंडेल कमेटी का बनना और 1911 में विभाजन को रद्द करना इस बात का प्रतीक है कि आपने बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के रूप में जो पौरुष दिखाया, जो सामर्थ्य दिखाई, जो एकजुटता दिखाई, उसका असर यह हुआ कि अंग्रेज जैसे शासकों को आपके जन दबाव की ताकत को स्वीकार करना पड़ा और विभाजन को रद्द करना पड़ा। दूसरी बात है, उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रथम बार हम लोगों ने खूब संघर्ष किया, एक तरह से आमने सामने का संघर्ष किया, और यहीं से माना जाता है कि उदारवादियों की भूमिका लगभग समाप्त हो गई। इस आंदोलन के खिलाफ भी उग्र जो लोग थे, जो नए लोग थे, जो सोचते थे कि अंग्रेजों से सीधे मुकाबला करना चाहिए, धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक तरह से हिंसा का भी सहारा ले लेते थे, उदारवादी उनसे सहमत नहीं थे। तो उदारवादियों की एक तरह से यहीं से भूमिका समाप्त होती है। इसी वजह से 1885 से 1905 के काल को हम लोग उदारवादी काल मानते हैं कि उनकी भूमिका यहीं से धीरे धीरे समाप्त होती, चूँकि उनकी कार्यप्रणाली थोड़ी सी भिन्न थी और अब परिस्थिति दूसरे ढंग की हो गई है। जैसे उनको नए लोगों को, एक तरह से हम उग्र राष्ट्रीयता के समर्थक कहेंगे, तो उनको ये चिढ़ाने का अवसर एक तरह से मिल रहा था कि आपने इतना कुछ किया, न्यायप्रियता में भरोसा किया, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल, ये सब करते रहे, तो हुआ क्या? देखिए अंत में होते होते बंगाल का विभाजन तक कर दिया। ये बात सही है कि कर दिया, और ये बात भी सही है कि उन्होंने प्रथम चरण के आंदोलन में जो कुछ भी किया उसका ज़्यादा प्रतिफल नहीं दिखा, लेकिन उनकी भूमिका को हम कम करके नहीं आंक सकते। इवन देन फिरोज साहब मेहता कह रहे हैं कि हमारी असफलताएं ही हमारी उपलब्धियां हैं। माने ऐसे कालखंड में हमने आंदोलन की शुरुआत करी थी कि हमारी असफलताएं जो हैं वही हमारी एक तरह से उपलब्धियां हैं। माने असफलता मिलनी ही थी शुरुआत में, लेकिन हमने राष्ट्रीयता के बीज को अच्छे ढंग से बोया है और इसका प्रतिफल आगे चल के मिलेगा। मेरे नए साथियों, आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ, और उग्र राष्ट्रीयता के समर्थक लोगों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया भी। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि 1885 से 1905 तक का काल ये उदार राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। 1905 तक आते आते आपसे हमने चर्चा करी थी कि बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता रहते हैं। उन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया कि नहीं नहीं ये होना ही चाहिए। माने उस समय के जो सम्मानित बुजुर्ग एक तरह से लोग थे, उन लोगों ने भी महसूस किया कि यार इतने दिन की निष्ठा या इनकी न्यायप्रियता में विश्वास किया हम लोगों ने, इन्होंने दिया क्या कि बंगाल का ही विभाजन कर दिया। क्यों? कि हमारी राष्ट्रीयता वहाँ से बढ़ रही थी, उस चेतना का राष्ट्रीयता का केंद्र था, उसको इन लोगों ने अपने गलत मंसूबों से तोड़ा, खास करके ये लॉर्ड कर्जन। तो
तो लॉर्ड कर्जन इस रूप में जाने जाते हैं कि इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। और ये तथ्य आपको जानने की जरूरत है कि 20 जुलाई को निर्णय हुआ, 16 अक्टूबर को प्रभावी होना था, उससे पूर्व ही 7 अगस्त को हम लोगों ने विरोध प्रारंभ कर दिया और 1911 को लॉर्ड हार्डिंग के समय विभाजन रद्द होता है। यहाँ से आपके कई प्रश्न बनते हैं, इन तथ्यों को आपको ठीक से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ये जानना चाहिए कि ये बहिष्कार आंदोलन किन किन क्षेत्रों में कैसे प्रभावी हुआ, और ये जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन में ये साहित्य के क्षेत्र में कहाँ आया, इससे भी अक्सर प्रश्न बना है। कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर, इससे प्रश्न बना है। विज्ञान में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय, इन्होंने क्या किया। और ये जो भागीदारी है अन्य वर्गों के साथ साथ विशेष तौर पर कि महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा रही और किसानों की नहीं रही। माने उपलब्धियां और अनुपलब्धियां दोनों की हम लोग चर्चा करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो उपलब्धियां मिली वो क्यों मिली, कैसे मिली, उसको सकारात्मक वे में लेते हैं। जो अनुपलब्धियां रहीं उस पर हम ये ध्यान देते हैं इस पर क्या ऐसा करें कि इन वर्गों का भी हमें साथ मिल जाए या उस कमी को हम दूर कर लें। यही होता है समीक्षा का मतलब। और जो समीक्षा होती है तो इसके मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल उसमें नेगेटिविटी की ही चर्चा होती है, बल्कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों होती है। और दोनों से हम लोग सीखते हैं कि क्या हम ऐसा करें कि हमारा आंदोलन या हमारा लक्ष्य और आगे बढ़े, जो कमी रह गई है उसको आगे के चरणों में हम लोग दूर कर लें। अब एक प्रश्न हो सकता है कि बंगाल विभाजन ने तत्काल क्या दिया, तो तत्काल तो नहीं दिया, लेकिन राष्ट्रीयता का बीज इतने गहरे से बोया कि इसके बाद जो आंदोलन चल रहा है वो एक तरह से उग्र राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। तो वो चीज़ हो रही है। 1905 का बंगाल विभाजन हमने उस दिन चर्चा करी थी कि 1905 को एक दिन स्पेशली रखेंगे, क्योंकि इसके 3 आयाम हैं। एक तो बंगाल का विभाजन कैसे क्या हुआ थी के आलोक में, फिर उससे निकले 2 आंदोलन हुए, बहिष्कार और स्वदेशी, इनकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक से समझेंगे। अब कल से 1906 से 1919 के बीच क्या घटनाक्रम घटा उसकी हम लोग चर्चा करते हुए फिर आगे अपने सिलसिले को बढ़ाएंगे। और साथ ही आए हुए प्रश्नों को, जैसे इन डेटों को आपको जानना चाहिए कि इतिहास के लिए स्थान और तिथि ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें याद नहीं होता, तो उसके लिए है कि थोड़ा सा हमें ध्यान लगा के कालक्रम से तिथियों को समझना भी पड़ता है और कुछ चीज़ें तो ध्यान से रखनी भी पड़ती हैं। तो पढ़ेंगे तो हम लोग अपने प्रश्नों को ठीक से कर लेंगे, और जो कि हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। कल हम लोग फिर से मिलते हैं आगे की कक्षा में।